नमस्कार जोहार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल आपकी पाठशाला पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सोशल साइंस का MCQ टाइप के जो 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, उन्हीं का पहला सेट लेकर के आए हैं। इसमें हम 5 सेट आपको कराएंगे जो 30-30 नंबर वाले जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। 5 सेट आपको यहाँ पर हम कराएंगे और इन 5 सेट को आप अगर कर लेते हैं कंप्लीट तो गारंटीड मैं कह रहा हूं कि आपको 30 के 30 क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन स्किप या फिर आउटसाइड से नहीं मिलेगा। 100% आपको इन्हीं पांचों सेट से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा। जब तक न हासिल हो मंजिल तो राह में आराम कैसा। अर्जुन सा निशाना रख, मन में न कोई बहाना रख। लक्ष्य सामने है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत, साकार कर। अपने कर्मों से प्यार कर, मिलेगा तेरी मेहनत का फल। किसी और का ना इंतजार कर। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं। जो चले थे अकेले उनके पीछे आज मेले हैं। जो करते रहे इंतजार उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। तो बच्चों, आपको डट करके आज से ही समझिए, जब से जागो तभी सवेरा है, जब जागो तभी सवेरा है। तो आज ही से डट करके हमको इसकी तैयारी करनी है सोशल साइंस की। इसमें हम 5 सेट देखेंगे, पांचों सेट करने वाले हैं। और आज जो है इसमें हम पहला सेट आपके लिए लाए हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। और एक चीज़ और है, आपके जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, आपने देख भी लिया होगा। आई होप कि अगर नहीं देखा है तो आप उन सभी वीडियोस को भी इस चैनल पे जा विजिट करके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, बिना देर किए हुए। कुछ करना है तो डट कर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, इसी लाइन के साथ में। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है पहला वाला, निम्नांकित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। जैव संसाधन को इंग्लिश में बायोटिक रिसोर्सेस कहते हैं। एक बायोटिक रिसोर्सेस और एक नॉन बायोटिक रिसोर्सेस। एक जैव संसाधन तो दूसरा होता है अजैव संसाधन। थोड़ा सा आप इस चीज को भी समझ जाइए, एक होता है आपका जैव और दूसरा होता है अजैव संसाधन, राइट। थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, अपने आप ही क्वेश्चन का आंसर आप समझ जाइएगा। देखिए, जो संसाधन होते हैं आपके रिसोर्सेस, वो 2 किस्म के होते हैं। और ये उत्पत्ति के आधार पर, कैसा, उत्पत्ति के आधार पर ये 2 किस्म के होते हैं, जैव और अजैव। जैव का मतलब होता है आपका जीवन से, एक प्रकार से जो ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें जान होती है, राइट। और अजैव ऐसे संसाधन जिनमें जान नहीं होती है, बस इतना सा आप समझिए। तो ऐसे रिसोर्सेस जिनमें जान संचित रहती है, जीवन संचित रहता है, हम उनको जैव संसाधन में कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आपका ह्यूमन बीइंग हो गया, जैसे आपका पेड़ पौधे हो गए, जैसे आपका जो जीव जंतु हो गए। इस तरीके से जिनमें भी जान होती है वो सब हमारे जैव संसाधन की कैटेगरी में आएंगे। अजैव में जैसे आपका नदियां हो गई, तालाब हो गए, पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, राइट। इस तरह से मृदा हो गई, सूर्य की रोशनी हो गई, ये सभी जो है आपके अजैव संसाधन में आ जाएंगे। तो देखिए, और जो आपकी धातुएं होती हैं वो सब आपकी अजैव संसाधन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो कि मनुष्य दिया हुआ है, इसी में जान यानी जीवन संचित होता है। इसका मतलब ए जो ऑप्शन है वही हमारा जैव संसाधन का उदाहरण है। इसमें सही क्या आंसर होगा, मनुष्य। बढ़ते हैं अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे बच्चों। देखिए, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। मानव जीवन की गुणवत्ता, राइट, क्वालिटी, और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए जो संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, उनको हमारे समाज में, सोसाइटी में उनका बंटवारा जो है कैसा होना चाहिए। तो ध्यान देना, अमीर के हिसाब से बिल्कुल नहीं, गरीब के हिसाब से बिल्कुल नहीं, सरकार के हिसाब से बिल्कुल नहीं। बंटवारा कैसा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, राइट। कैसा बंटवारा होना चाहिए, न्याय संगत। किसका, संसाधनों का बंटवारा हमारा कैसा होना चाहिए, न्याय संगत, राइट।
जिसको जितनी जरूरत हो उसी अनुसार से उसी अनुपात में उसको संसाधन के उपयोग करने के लिए छूट मिले या उसको उतने यूज करने के संसाधन मिलने चाहिए। तीसरा है आपका निकोबारी कबूतर। यहाँ एक वर्ड है निकोबारी कबूतर, किस जातियों के समूह में आता है? तो ये एक जातियों का समूह है निकोबारी कबूतर। आपको बताना है कि ये किन जातियों में किन कैटेगरीज में आता है। तो यहाँ लिखा हुआ सामान्य जातियां, बिल्कुल नहीं है। दुर्लभ जातियां, बिल्कुल नहीं है। ये एक स्थानिक जातियों का समूह होता है, राइट। ये एक स्थानिक जातियों का समूह होता है, लुप्त जातियां भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्थानिक जातियों के समूह में निकोबारी कबूतर आता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 4 नंबर। निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है बच्चों? मतलब ये जो ऑप्शन नाम लिखे हुए हैं उनके सामने वो चीजें लिखी हुई हैं, आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो सुमेलित जोन नहीं है वो आपका सही हो जाएगा आंसर। तो महानदी, देखिए महानदी में जो परियोजना का नाम है वो दिया हुआ हीराकुंड। ये बिल्कुल सही बात है कि हीराकुंड परियोजना आपकी कहाँ पे, किस पे बनी हुई है, किस नदी पे है? महानदी पे। टांका, ये भूमिगत जल का सोर्स होता है जिसको हम लोग टांका कहते हैं। ये राजस्थान के जो रेतीले इलाके होते हैं जहाँ पानी कम होता है, तो वहाँ पे वर्षा के जल को एकत्रित करने का एक तरीका होता है जिसको टांका कहते हैं। जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके उसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है। तो ये आपका ये भी करेक्ट आंसर है। इल्तुतमिश, हौज खास, हौज खास एक जगह है जो कि किसने बनवाया था? आपका इल्तुतमिश ने। हौज खास कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में स्थित है। डी वाला, इसका मतलब 3 जब सही हो गए तो चौथा वाला ही आपका सही नहीं है। तो गंगा नदी पे एक्चुअली कोई परियोजना स्थित नहीं है। भाखड़ा नांगल परियोजना ये आपका दिया हुआ है जो कि सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, रवि फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है? कौन सी ऋतु में आपको रवि फसलों को बोया जाता है? तो रवि फसलें होती क्या है, ध्यान आप देखिएगा। जो फसलें गेहूं के साथ में, राइट, गेहूं जैसे गेहूं जो बोया जाता है वो शीत ऋतु में बोया जाता है। तो गेहूं जो होता है, गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, राइट, और सरसों हो गई, ये सभी हमारी कैसी फसलें हैं? ये सभी हमारी रबी की फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। और ये कब बोई जाती हैं? सर्दियों में, राइट, या यूं कह लो कि शीत ऋतु में बोई जाती हैं। अब दूसरी है एक धान होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, धान, राइट। धान के साथ में जो जो फसलें होती हैं वो जो बोई जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें कहलाती हैं। कैसी फसलें? खरीफ की फसलें। और धान कब होता है? ये हमारी वर्षा ऋतु में ये बोया जाता है। अब तीसरी एक और होती है, जायद की फसल बोली जाती है। जायद, प्रमुख तौर पर ये 2 ही होते हैं, यानी रबी और खरीफ। एक और किस्म की होती है जायद जो कि हम कह सकते हैं कि गर्मियों में जो आपका यूज किया जाता है या फिर बोए जाती हैं। तो हमें क्या पता चला कि रबी की फसलें कब? शीत ऋतु में उगती हैं। ग्रीष्म में जायद और वर्षा ऋतु में हमारी कौन सी फसलें उगती हैं? यहाँ पे हमने देखा धान जो कि क्या होती है? खरीफ। तो खरीफ की फसलें वर्षा ऋतु में और रबी की फसलें शीत ऋतु में होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? जो चाय होता है जिसे हम लोग पीते हैं, पेय पदार्थ है, वो किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? मतलब किस प्रकार की कृषि में चाय का उत्पादन किया जाता है? तो जीवन निर्वाह कृषि, यानी जीवन जीने के लिए जो कृषि की जाती है, बिल्कुल नहीं भाई। प्रारंभिक कृषि, बिल्कुल नहीं। रोपण कृषि क्या होता है? ये आपका सही हो जाएगा। रोपण कृषि को आप सीढ़ीदार खेती भी कह सकते हो। ये क्या होता है? सीढ़ीदार, सीढ़ीदार कृषि या सीढ़ीदार खेती, राइट। तो सीढ़ीदार खेती जहां होती है वहीं पे हमारा चाय की खेती उसी जगह पर उत्पादन होता है। जैसे आपका उत्तराखंड का इलाका हो गया, असम वगैरह का जो इलाका हो गया, वेस्ट बंगाल का कुछ इलाका हो गया, वहां सब आपका चाय की खेती की जाती है। और झूम कृषि क्या है? झूम कृषि वो होती है जो बड़े बड़े जंगल होते हैं, जंगलों में कुछ ऐसे खाली इलाके जहां पर कम पेड़ पौधे रहते हैं, तो वहां की जो झाड़ियों को, जो वहां के स्थानीय लोग रहते हैं, उन झाड़ियों को काट देते हैं और काट करके आग लगा के जला देते हैं, साफ करके जो वहां उस जंगल के बीच में उस जगह पे जब खेती करते हैं तो उसको हम लोग झूम खेती बोलते हैं।
आई होप कि आपको रोपण और झूम खेती में अंतर आ गया होगा। और इसका सही आंसर क्या है? रोपण कृषि। रोपण को सीढ़ीदार कृषि भी कहते हैं। अगला है 7 नंबर, झारखंड के गुआ, गुआ और नोआ मंडी, ये आ भी लिख सकते हो या वाह भी लिख सकते हो। नोआ मंडी, गुआ और नोआ मंडी, ये जो दो जगहें हैं, इन दोनों जगहों पर, ये झारखंड राज्य में पड़ते हैं। इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? एक चीज और आपको बता दें, ये जो झारखंड का एक जिला है पूर्वी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, राइट, ये दोनों जगहें आपकी पूर्वी सिंहभूम जिले में पड़ती हैं, गुआ और नोआ मंडी। और ये फेमस है आपकी लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। और अगर झारखंड राज्य की बात करें तो कोयला जो होता है वो सबसे ज्यादा किस जिले में होता है? तो ये हम लोग कह सकते हैं धनबाद में एक जगह है झरिया, राइट। तो झरिया में जो है आपका वो किसके लिए फेमस है? कोयले के लिए। तांबा, तांबा जो है आपका, जो तांबा होता है वो आपका पश्चिमी सिंहभूमि जो जिला होता है, सिंहभूमि, ये एक्चुअली गुआ और नोआ मंडी ये पूर्वी नहीं, ये पश्चिमी में होते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पश्चिमी, राइट, पश्चिमी सिंहभूमि के ये स्थान है। और जो तांबा होता है वो आपका जो सिंहभूमि जिला होता है, सिंहभूमि, वहां पर ये पाए जाते हैं। ये एक्चुअली तांबा ही नहीं, तांबे के साथ साथ में और भी सोना कुछ मात्रा में पाया जाता है, कुछ तांबा पाया जाता है, इस तरह से। और जो अभ्रक होता है, अभ्रक आपका जो झारखंड का एक जिला है आपका कोडरमा, कोडरमा जो है अभ्रक, इसको इंग्लिश में माइका भी कहते हैं बच्चों। तो ये माइका का अग्रणी उत्पादक जिला है झारखंड का, राइट। अब बढ़ते हैं आगे 8वें नंबर पे। देखिए 8वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? मतलब किसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पाइप के माध्यम से लेके जाते हैं, ए से बी जगह पर। तो ध्यान देना, पाइप से वही चीज जा सकती है जो क्या हो, लिक्विड कंडीशन में हो। तो पानी भी लिक्विड होता है, कच्चा तेल भी और पेट्रोल उत्पाद भी। इसका मतलब है इनमें से सभी चीजें पाइपलाइन के माध्यम से उनका हम लोग परिवहन कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। 9 नंबर का देखिए, हमारे देश की जो 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो ये हमारे बच्चों को पता होगा कि जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूची, उसमें जो हमारी 22 प्रमुख भाषाएं हैं उनको संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए स्थानिक शासन व्यवस्था, स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? जो स्थानीय शासन व्यवस्था होती है, लोकल जो आपकी शासन व्यवस्था होगी, वहां पे 1/3 जो हिस्सा होता है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। 1/3 रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए होता है लोकल शासन व्यवस्था में, स्थानिक शासन व्यवस्था में, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1954 से लेके 1968 तक ये आपका अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चला था। बढ़ते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है, यानी कि फीसदी को प्रतिशत बोला जाता है। तो महिलाओं का परसेंटेज रेशियो, यानी कि जो उनका महिलाएं कितना प्रतिशत जो है रिप्रेजेंट करती हैं, कहाँ पे? जो भारत के राज्य हैं उनकी विधानसभाओं में, राइट। तो 5% से भी कम इनका प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, इनका नेतृत्व जो है महिलाएं करती हैं, 5% से भी कम। सही आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं 13 नंबर। देखो बच्चों 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? द्विदलीय का मतलब जिस देश में चुनाव के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दल होते हैं, राइट। तो ऐसा अमेरिका में होता है। अमेरिका में सिर्फ 2 ही दल चुनाव लड़ते हैं और तीसरा चौथा कोई दल होता नहीं है उनके अलावा। भारत में 1 से अधिक दल चुनाव लड़ते हैं या 1 से अधिक दल होते हैं। फ्रांस में भी 1 से अधिक दल, जर्मनी में भी 1 से अधिक दल। 1 से अधिक नहीं, एक्चुअली 2 से अधिक होता है। जब 2 से अधिक होगा तो उसको हम लोग बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुदलीय व्यवस्था, राइट। तो अमेरिका में सिर्फ 2 दल होते हैं, जबकि बाकी जो तीनों ऑप्शन है भारत, फ्रांस और जर्मनी, यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर। देखिए नेपाल जो है वो राजतंत्र, राइट। ये राजतंत्र का मतलब होता है जहां पे राजा के द्वारा शासन किया जाए, जहां का शासक एक राजा हो। तो राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया?
नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 2008 में जो है आपका नेपाल से राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और वहां पे कैसा तंत्र चालू हो गया? लोकतंत्र स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने की? उस संगठन का आपको नाम बताना है। तो फेडिकोर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इस संगठन ने जो बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करी थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे 16 नंबर के क्वेश्चन पर, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? एक्चुअली केरल में जो शिशु मृत्यु दर है वो बहुत कम है। बहुत कम का मतलब भारत में सबसे कम मृत्यु दर होती है, शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल में ही है। तो उसका एक कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रियान्वयन, उत्तम परिवहन, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता है। क्या जो महत्वपूर्ण कारण कौन सा है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी जो मौलिक सुविधाएं हैं उनकी पर्याप्त उपलब्धता है, जिस कारण से केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? संगठित क्षेत्र जरा समझ लीजिएगा, संगठित क्षेत्र क्या होता है? जो ऐसे क्षेत्र जहां पर जो सरकार के साथ क्या हो, रजिस्टर्ड हो, पंजीकृत हो और उस पर कई सारे अधिनियम या नियम कानून लागू होते हो, वो क्षेत्र कहलाता है संगठित क्षेत्र। जैसे कृषि मजदूर है तो इसके लिए किसी भी नियम कानून की या फिर सरकार से कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब नहीं होता है। लघु उद्योग के श्रमिक जो होते हैं ये भी ऐसे ही काम करते रहते हैं, चलाते रहते हैं। कबाड़ी वाला, इसके लिए भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, उनके जो अस्थायी कर्मचारी, जो परमानेंट जो वर्कर होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के यहाँ होता है, गवर्नमेंट के साथ में रजिस्ट्रेशन होता है और साथ ही साथ में इनके ऊपर गवर्नमेंट के या उनके द्वारा जो बनाए गए नियम होते हैं वो लागू होते हैं कई सारे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी आपका सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा संगठित क्षेत्र का क्वेश्चन आता है तो संगठित क्षेत्र का आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 18 नंबर का देखिए क्वेश्चन, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? तो देखिए, पहला उपाय, यहाँ 3 उपाय दिए हुए हैं आपको ऑप्शन में, फिर इसके हिसाब से बताना है कौन से सही होंगे। सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करने से क्या जो है आपके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे? हाँ, बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। सिंचाई की सुविधा में जब आप वृद्धि करिएगा तो कृषि का उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आदमी को रोजगार मिलेगा। विद्यालय अस्पताल की स्थापना करेंगे तो यहां से भी रोजगार का सृजन होगा, यानी अवसर ज्यादा बनेंगे। खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करने पर भी आपका रोजगार के अवसर बनते हैं। तो इसका मतलब है 3 के तीनों आपके जो ये स्टेटमेंट दिए हुए, कथन दिए हुए, तीनों सही है। इसका मतलब डी वाला आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपका ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों, निम्नांकित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? ध्यान देना, जो 1 रुपए और 2 रुपए के नोट या सिक्के होते हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो उसकी वित्त मंत्रालय होता है, वो जारी करता है। जबकि उससे अधिक के जो नोट या सिक्के होते हैं वो सब हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई जो होता है वो आपका भारत सरकार की ओर से जारी करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा भी आता है। 20 नंबर, राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं, ढंग से समझना, जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से, मतलब अलग अलग जगहों से 20,000 कर्ज लिया है, 20,000 रुपए का कर्ज लिया है। राम जो है उसने 1.5% ब्याज प्रतिमाह, कैसा ब्याज? प्रतिमाह, और भी 1.5% की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है। जबकि जो श्याम है उसने यही कर्ज, यानी 20,000 का जो कर्ज है वही बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया हुआ है। अब इसी स्टेटमेंट के आधार पर, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि उपरोक्त आधार पर निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए, पहला कह रहा है राम ने सही किया। अब जरा देखो, राम ने सही किया कि श्याम ने सही किया, जरा देखो।
कौन किसको ब्याज ज्यादा पड़ रहा है पहले देख लो। ये अगर एनुअल राम अगर एक महीने में 1.5% ब्याज देता है तो 12 माह में वो उसको ब्याज कितना पड़ जाएगा, 18% पड़ जाएगा। कैसे, तो 12 गुणे 1.5 कर दीजिएगा तो आपका 18% आएगा। ये आपका वार्षिक ब्याज हो जाएगा, राइट, वार्षिक ब्याज। जबकि जो श्याम है उसको वार्षिक ब्याज कितना देना पड़ रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ 8% वार्षिक ब्याज देना पड़ रहा है। तो भाई जिसको ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा वो खुश रहेगा, जिसको ब्याज कम देना पड़ेगा वो खुश रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल गलत है, राम ने सही नहीं किया, राइट। श्याम की हालत ज्यादा खराब है, बिल्कुल गलत। श्याम की हालत ज्यादा खराब नहीं, ज्यादा खराब राम की हालत होगी। राम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि वह ज्यादा ब्याज दे रहा है। तो ये आई थिंक ये ज्यादा बेहतर है। राम की हालत क्या है, ज्यादा खराब है क्योंकि वो क्या दे रहा है, ज्यादा ब्याज दे रहा है, ये हमको पता चल गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है, ब्याज मिल नहीं रहा है एक्चुअली, ब्याज सभी लोग दे रहे हैं, दोनों लोग ब्याज दे रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन डी सही नहीं होगा, सही ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। राम की कंडीशन ज्यादा गड़बड़ होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार जिसको आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट, इसका पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट नामक कानून कब लागू किया, राइट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आपका लागू हुआ वो अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 22 नंबर। देखिए जो 22 नंबर का क्वेश्चन है, सरकार द्वारा जो अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, राइट। तो सरकार के द्वारा जो अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको उदारीकरण कहते हैं, लिबरलाइजेशन बोलते हैं। बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपके काम का हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। बड़ी मेहनत लगती है, पूरा दिन खराब हो जाता है, पूरा दिन लग जाता है इस वीडियो को बनाने में, इतना समय नहीं दे पाते हैं कई बार, इसलिए वीडियो नहीं भी आ पाता है किसी किसी दिन, राइट। 23 नंबर का देखिए बच्चों वीडियो है, अर्न्स्ट, यहाँ लिखा हुआ है अर्न्स्ट रेनन, राइट, अर्न्स्ट रेनन इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। किस देश के दार्शनिक थे, एक फिलोसफर हैं, तो ये किस देश के थे तो ये आपको बताना है। ये आपके जो दार्शनिक थे ये आपके फ्रांस के दार्शनिक थे, तो इनको कहेंगे, फ्रांस के जो लोग होते हैं उनको फ्रांसीसी कहेंगे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में आपकी फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। हमारे सभी बच्चों को आई होप कि ये पता होना चाहिए क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति आपका स्टार्ट में ही पढ़ना है आपको। 25 नंबर का है, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे, आंसर है जोसेफ मैत्सिनी। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोसेफ मैत्सिनी यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक थे, फाउंडर थे। 26 नंबर, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं 27 नंबर। देखिए पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और एवं किसके बीच हुआ, तो भीमराव अंबेडकर साहब के और महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में आपका पूना पैक्ट हुआ था, राइट। इसको पूना पैक्ट या पूना समझौता भी कहते हैं। 28 नंबर देखिए, 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नामक बीमारी, ये जो रिंडर पेस्ट है ये जानवरों को होने वाली एक महामारी थी, एक बीमारी थी जो कि हमारा वायरस से होती थी। ये एक महामारी थी, पेंडेमिक थी, जैसे वायरस कोरोना वायरस जो आपका आया था वैसे ही रिंडर पेस्ट जानवरों में फैलने वाली एक महामारी थी। आपको बताना है कि ये जो बीमारी है किस देश में बहुत तेजी से फैली थी। अभी ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है ये बीमारी, लेकिन ये जब हुआ था तब की घटना है। चूंकि महामारी है इसलिए इसका हिस्ट्री में नाम है। तो आपको बताना है कि ये किस देश में उत्पन्न हुई थी, कहाँ बहुत तेज से फैली थी, तो आंसर है अफ्रीका में। अफ्रीका में ये बीमारी रिंडर पेस्ट फैली थी। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि रिंडर पेस्ट जो है बीमारी किससे संबंधित है, तो ये पशुओं का या जानवरों का एक रोग था, एक बीमारी थी जो कि वायरस से होती थी, राइट, महामारी थी। बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्नांकित में से कौन से देश मित्र राष्ट्र के पाले में था।
आपको बताना है। देखिए जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उस समय जो पूरे दुनिया के देश थे वो दो समूहों में बंट गए थे। एक समूह कहलाया मित्र राष्ट्र, राइट। आपको वही पूछ रहा है कि मित्र राष्ट्र में इनमें से कौन सा मित्र राष्ट्र में शामिल था, मतलब कौन से। तो दो ग्रुप थे, दो ग्रुपों में बंट गया। पहला मित्र राष्ट्र एक बना और दूसरा आपका बन गया था धुरी राष्ट्र, बोलते हैं उसको, क्या, धुरी राष्ट्र। इसमें बड़ी बड़ी जो ताकतवर बड़े बड़े देश थे उस समय, ताकतवर वो थे। तो पूछ रहा है कि मित्र राष्ट्र में कौन सा देश, मित्र राष्ट्र के पाले में कौन सा देश था। तो सही आंसर है ब्रिटेन आपका मित्र राष्ट्र के पाले में था। ऑप्शन नंबर सी आपका ये सही हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का, आपका 30 नंबर। स्पिनिंग जेनी, ये जो आपकी मशीन है, सिलाई बुनाई वाली मशीन है आपकी, बुनाई कताई की। तो स्पिनिंग जेनी जो मशीन है ये किसके द्वारा बनाई गई थी, ये आपको बताना है। इसका आंसर कौन सा सही होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताना है। आपके द्वारा कमेंट की बाढ़ आ जानी चाहिए, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको जरा सा भी पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक तो करिएगा ही। और मिलते हैं आपके लिए ऐसे ही कुछ अगले इंटरेस्टिंग मॉडल पेपर को लेकर के, जो सेट 2 होगा सोशल साइंस का ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।